गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास कट आउट द 10 ग्राम पीसीस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपकी बुक के पीछे ये 10 ग्राम दिया हुआ है, आपको इन पीसीस को कट करना है। एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसीस हैव द सेम एरिया। आपको बताना है कि ये जो फिगर है इसको जब आप कट करोगे तो कितने जो पीसीज हैं उनका एरिया सेम है। अब देखो आप इसको, हम इसको बोर्ड पे डायग्राम को लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ। अब देखो आपको क्या बताना है कि हाउ मैनी पीसेस हैव द सेम एरिया। कौन कौन से पीसेस ऐसे हैं जिनका एरिया सेम है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो फर्स्ट ए और बी है ये आपको हाफ दिख रहा होगा। इस कंप्लीट डायग्राम का हाफ एरिया इन दोनों ने कवर कर रखा है और इसका भी हाफ क्या है, ये दोनों है ए और बी। इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। सेम इसी तरीके से आपके पास में ये है सी, रेक्टेंगल सी और ट्रायंगल सी एंड ट्रायंगल ई। इन दोनों का भी क्या है, आपको सेम एरिया दे रखा है। क्या ये दोनों डायग्राम भी सेम है, जी और डी? नहीं, इनमें से एक रोम्बस हो गई है, एक पैरेललोग्राम ये वाली। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है और ये जो डायग्राम है ये इससे बड़ा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से पीसेस का सेम एरिया है। क्या लिखेंगे, पीसेस A and B have the same area and कौन कौन से पीसेस C and E have the same area। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछ रखा है कि हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज शेप डी। शेप डी कितने टाइम्स बिगर है एज कंपेयर टू शेप सी। शेप सी से शेप डी कितने टाइम्स बड़ी है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन शेप्स सी डी एंड ई। और आपको बताना है कि इन तीनों शेप सी डी और ई में क्या रिलेशनशिप है। अब अगर आप देखोगे इसको, अगर हम शेप डी को डिवाइड कर दे 2 हाफ्स में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका ये हाफ पार्ट और इसका ये पार्ट, शेप सी कंप्लीट और शेप डी जो है वो हाफ, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि शेप डी जो है वो दुगनी है शेप सी से। ठीक है, शेप डी क्या है, दुगनी है शेप सी से। या फिर कह सकते हैं कि शेप सी है जो है वो हाफ है शेप डी का। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, पहले इसको इरेज कर दें, फिर पार्ट बी का आंसर। पार्ट बी का आंसर लिखेंगे, लिख देंगे शेप डी इज 2 टाइम्स बिगर एज कंपेयर टू शेप सी। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से जब हम शेप सी और ई को ज्वाइंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, शेप डी। कैसे,
क्योंकि शेप सी जो है शेप डी का आधा है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, इक्वल। जब इन दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेप डी आ जाएगी। कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे व्हेन वी ज्वाइन शेप ई एंड सी we will get shape D. क्यों? Because the area of shape D is twice the एरिया ऑफ, ऊपर लिख दूँ या साइड में लिख देती हूँ, एरिया ऑफ शेप ई और शेप सी। शेप डी का जो एरिया है वो दुगना है किससे, या तो ई से बोल सकते हैं या सी से बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि विच शेप हैज़ मोर एरिया, कौन सी शेप का एरिया ज़्यादा है, शेप डी और एफ, शेप डी का या शेप एफ का। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको रीज़न भी देना है अपने आंसर का। अब देखो, जब हमने शेप डी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ गई। इसी तरीके से अगर मैं शेप एफ को भी 2 पार्ट्स में ऐसे इक्वल कट कर दूं तो ये दोनों भी छोटी ट्राइंगल्स आ गई, थोड़ा सा इधर हो गया तो दोनों स्मॉल ट्राइंगल्स आ गई। और ये जो ट्राइंगल्स हैं और इन ट्राइंगल्स को जब आप देखोगे बुक में से शेप्स को जब कट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही क्या है, सेम एरिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, 3rd क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में। पहले बाकी बचा हुआ इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखना है हमें कि शेप डी एंड शेप एफ आर equal, so both have the equal area, ठीक है। रीज़न लिखना है, रीज़न में क्या लिखेंगे, बिकॉज both the shapes can be divided into 2 equal small triangles, ठीक है। क्लियर, दोनों को ही स्मॉल इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इनका एरिया क्या है, सेम है। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रखा है विच शेप हैज़ मोर एरिया, कौन सी शेप का एरिया ज़्यादा है, एफ का या जी का, ठीक है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको क्या बताना है, रीज़न देना है। अब देखो, जिस तरीके से हमने इस शेप को डिवाइड किया था सेम उसी तरीके से अगर हम इसको भी डिवाइड कर दें ऐसे 2 इक्वल्स में, या तो इस तरीके से इक्वल करें या फिर ऐसे डिवाइड करें, ठीक है। अब आप देखेंगे कि F और G ये दोनों के पास भी 2 ट्राइंगल्स हैं और लगभग क्या है, सेम। जब आप डायग्राम को ऐसे काट के देखेंगे आपको सेम नज़र आएगा, सेम एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों शेप्स ही क्या है, इक्वल है। शेप अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इक्वल हो जाएगा। और रीज़न क्या होगा
कि जब हम इन दोनों को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, दोनों इक्वल ट्राइंगल्स आएंगी। तो इक्वल ट्राइंगल्स आई तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो कैसे लिखेंगे, आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखेंगे कि बोथ the shapes F and G have same area। रीज़न लिखेंगे बिकॉज both the shapes can be divided into 2 equal small triangles। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही स्मॉल इक्वल ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए क्या, दोनों का सेम एरिया है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप ए एज़ कंपेयर टू शेप जी। शेप जी के साथ में कंपेयर करना है शेप ए को। इज़ इट ट्वाइस एज बिग, क्या ये दुगना है, 4 टाइम्स एज बिग, या फिर 4 गुना है। आपको एक हिंट दे रखी है यहाँ पे कि इन द 10 ग्राम पीसीस बाई प्लेसिंग द शेप्स ओवर ईच अदर। जब आप 10 ग्राम पीसीस को, इन शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, वी कैन फाइंड आउट दैट शेप्स ए एंड बी हैव द सेम एरिया, कि जो शेप ए और बी है उन दोनों का क्या दे रखा है, सेम एरिया। इसी तरीके से शेप्स सी एंड ई हैव द सेम एरिया। यू वुड हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट दैट शेप डी कैन बी एग्जैक्टली कवर्ड बाई यूजिंग शेप सी एंड ई। और जो शेप डी है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगी किससे, शेप सी और ई से। which means shape D has twice the area of shape C और shape E। इसका मतलब है कि जो शेप D है उसका एरिया दुगना है किससे, शेप C से और या फिर शेप E से। ये आपको दे रखा है क्या, हिंट में। अब देखो, जो आपके पास शेप A दे रखी है उसका कंपेयर करना है हमें शेप G से। जब आप, ये तो काफ़ी बड़ी ट्रायंगल है और इसको जब हम 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो ये तो स्मॉल ट्रायंगल्स आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 इक्वल्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन फिर भी ये तो ट्रायंगल्स बड़ी हो गई। अब इसको और हाफ्स में आप जब डिवाइड करेंगे तो आप देख पाएंगे ये थोड़ा सा इधर, ठीक है, कि ये जो सारे ट्रायंगल्स हैं ये इक्वल हैं और किसके बराबर है, इन ट्रायंगल्स के इक्वल है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये सारे ट्रायंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। और जो शेप जी है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई और ये क्या हुई, 4 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब है कि शेप जो ए है वो ट्वाइस है किसकी, शेप जी की। क्यों, क्योंकि ये जो शेप ए है इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और जो शेप जी है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। रेशो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1, कि शेप ए है वो ट्वाइस है किससे, शेप जी से। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लिख देंगे द एरिया ऑफ शेप ए इज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप जी। ठीक है, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, एरिया ऑफ शेप ए इज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप जी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको पहले इरेज कर दें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 6, वी 5th का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ बिग स्क्वेयर फॉर्म्ड विद ऑल द 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ द स्क्वेयर ऑफ शेप सी। अब आपको क्या करना है कि ये जो फिगर दे रखा है बिग स्क्वेयर, ये जो फिगर आपको दे रखा है, इसका एरिया हमें, ये जो 7 पीसेस दे रखे हैं इसका एरिया हमें शेप सी के कंपेयर में निकालना है। ठीक है, शेप सी से कंपेयर करते हुए हमें इसके 7 पीसेस का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा अब देखो आप। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। ये आ गया हमारे पास डायग्राम। अब देखो स्टार्टिंग से देखो कि जो शेप सी है उसके साथ में कंपेयर करना है हमें। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे, कलर चेंज कर लूँ अब की बार, ये जो सी है ये हमने देखा कि जब हम डी को डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये हिंट में हमें दे रखा है कि ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। सेम जो शेप डी है वो शेप एफ के इक्वल है। ठीक है, और जो शेप जी है वो भी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ठीक है, जब 2 हाफ्स में डिवाइड, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब जब आपने ए को डिवाइड किया 2 इक्वल हाफ्स में और फिर से इनके इक्वल हाफ्स बनाए, तो आपने देखा कि शेप ए जो है वो 2 गुनी है शेप जी से, और शेप ए शेप ई के इक्वल दे रखी है। ठीक है, सॉरी बी के इक्वल दे रखी है, तो ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और शेप शेप सी और ई दोनों क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं आपको हिंट में। अब लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे हम, मान के चल लेंगे हम क्या, लेट द एरिया ऑफ शेप सी इज इक्वल टू क्या, वाई। ठीक है, अब जब एरिया ऑफ शेप ए निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ शेप ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। क्यों, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और वो इक्वल पार्ट्स इसके बराबर होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेप ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, तो इसको लिख सकते हैं 4y। सी की वैल्यू क्या है, y। नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ शेप बी। शेप बी भी क्या है, 4 टाइम्स ऑफ सी, जिसको लिख सकते हैं हम 4y। ठीक है, नेक्स्ट, या एक्स वाई ना लिखें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक्स वाई को हटा दें यहाँ से। एरिया ऑफ शेप सी जो है हम वो सी ही ले लेते हैं, इससे आप कंफ्यूज रहेंगे, इज इक्वल टू सी करके चलती हूँ। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेप जी इज इक्वल टू 2c, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और वो दोनों ही पार्ट्स 1 बाई 1 इसके इक्वल रहेंगे, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। ठीक है, सिमिलरली c का 2 गुना था क्या, शेप d, तो एरिया ऑफ शेप d इज इक्वल टू 2c, और एरिया ऑफ c और e तो इक्वल था, एरिया ऑफ e इज इक्वल टू c, इक्वल था ना, तो c का तो मैंने c ही मान लिया, एक्स वाई नहीं मान रही हूँ। अब एरिया ऑफ f इज इक्वल टू 2 टाइम्स है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, ये भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब 2 टाइम्स 2c। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल एरिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इधर से इरेज कर देती हूँ, इन दोनों शेप्स को आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। लिखेंगे
टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या था, शेप सी का क्या था, सी प्लस ए का 4c प्लस बी का कितना है 4c, जी का 2c, डी का 2c है, ई का ओनली c है और एफ का कितना है ट्वाइस ऑफ c। सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा c प्लस 4c 5c प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 14, 15 और 16। कितना आ गया हमारे पास 16c। ये आ गया हमारे पास c के टर्म में टोटल एरिया। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से क्लियर करा देती हूँ आपको। ये शेप c है जो कि शेप e के इक्वल है, तो इसका एरिया अगर मैंने मान लिया c, ठीक है, तो इसका भी c आएगा क्योंकि इक्वल हैं दोनों। ठीक है, क्लियर? अब ये d हमें हिंट में दे रखा है कि 2 गुना है किससे, c से। जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये इसके इक्वल आ गए, तो ये हो जाएगा 2c। सिमिलरली इसको जब 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो ये भी इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो f का एरिया भी क्या हो गया 2c। इसी तरीके से जब आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये भी इक्वल आएंगे, तो g का एरिया कितना हो गया 2c। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ही 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा 4c, b के बराबर। जब टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 16c। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में आपको दे रखा है अरेंज दीज 7 पीसेस टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है, हमें इन पीसेस को इस तरीके से अरेंज करना है कि रेक्टेंगल बन जाए। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द शेप सी। नाउ अब आपको बताना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया शेप सी के फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, और आपको रीज़न भी देना है आंसर का। लिखेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को एक बार बोर्ड पे फिर से लेते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम। ठीक है, अब देखो, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बोला गया है कि अगर हम इन 7 पीसीस को रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो एरिया पूछा है। अब वही 7 पीसीस है, अगर हम इनको रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज करते हैं इसका मतलब क्या होगा, सेम होगा एरिया तो चेंज नहीं होगा ना। कैसे, मानो कि एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं इसकी इस तरीके से। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गए हमारे पास। अब इस रेक्टेंगल का जो है, ये जो हाफ जो पार्ट है रेक्टेंगल का, हाफ पार्ट में तो क्या आ जाएंगे ए और बी, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से, ये ए और बी, ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया क्या बी। अब बाकी बचे हुए पार्ट में क्या आ जाएंगे, बाकी के सबसे पहले क्या रख दें हम, रोम्बस को रख दें, एक स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, हल्का सा टेढ़ा आएगा ये। ठीक है, जब आप अपने डायग्राम्स को रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में शेप ई को रख दें इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में, ये डी, ये आ गया हमारे पास ई। अब एफ का पोर्शन क्या है, सॉरी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे तभी ये इसमें फिट हो पाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म, ज़्यादा बड़ी हो गई है,
1 मिनट, हाथ से ही बनाते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास आएगी स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। फिर ये जो पोर्शन है ये आपके पास आ जाएगा किसका, ई का, ये डी, और ये जो बड़े वाला पोर्शन है ये आ जाएगा आपका किसका, एफ का। एफ के बाद में आपके पास क्या बची, सी, और ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। पैरेललोग्राम कौन सी, जी, और ये आपके पास आ गई क्या, सी। इसको हल्का सा इधर कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। समझ में आ गया। अब देखो, जब आपने इन शेप्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया रेक्टेंगल फॉर्म में, तो शेप्स तो सारी वही आई ना, एरिया चेंज तो नहीं होगा। इसका मतलब जब आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें क्या करना है, सी के फॉर्म में ही लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल will be 16 times the area of shape C, ठीक है। 16 टाइम ही होगा, वो भी 16 टाइम था, ये भी कितना होगा, 16 टाइम। अब आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आर द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 7 पीसेस डिफरेंट और सेम। ये जो पेरीमीटर पूछा है अब की बार इसका, कि जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल और जो स्क्वायर फॉर्म हुई है 7 पीसेस से वो डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, और आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है अपने आंसर की, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इरेज कर दें, आंसर अपना यही रहेगा डायग्राम, और अब इसको लिखना है रीज़न के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, अब देखो इन्होंने एरिया की बात की, इसका मतलब एरिया तो दोनों का सेम था, क्योंकि सारी शेप्स सेम यहाँ पे अरेंज की गई थी, इक्वल थी। बट अगर यहाँ पे जब पेरीमीटर की बात होगी तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो डिफ़र करेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड a rectangle will differ because the shapes are arranged differently. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट, क्योंकि इनका जो पेरीमीटर है वो डिफ़र करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा, इनके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इसलिए डिफ़र होगा। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।